मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश भगदड़ में सियासत की डुबकी। बहुत स्वागत है आपका। प्रयागराज में जैसा आप और हम सब जानते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान था, स्नान के दिन जिसको प्रचलित भाषा या बोली में नहान कहा जाता है, उस दिन भगदड़ मची, जिसको कहा जाता है कि संगम का नोज, यानी जो एक नोज पॉइंट होता है, एक नुकीला सा पॉइंट होता है जहाँ से लोग आते हैं और एक नोज पॉइंट पर मिलते हैं, इस तरह से उस जगह पर ये भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हुई। और जो ऑफिशियल वर्जन आया है अब तक सामने, वो 30 लोगों की डेथ का है और जिसमें 25 की पहचान की जा चुकी है। बाकी में से जो 5 लोग बचे थे मृतकों में, उनमें से भी अधिकांश की पहचान हो गई होगी, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ये मसला अब सियासत की तरफ पहुंच गया है, जहां विपक्ष का आरोप है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं मृतकों के, ये आंकड़े सही नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या अधिक होने की आशंका है। और बाद में एक थ्योरी ये भी सामने आई, जिसमें कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे, कि दूसरी जगह यानी झूंसी का जो इलाका है प्रयागराज का, वहाँ भी एक भगदड़ मची थी। हल्दीराम का आउटलेट था उसके पास, लेकिन उसकी जानकारी और उस भगदड़ की जानकारी से भी इनकार प्रशासन, मेला प्रशासन और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन इस मामले ने एक टर्न तब लिया जब पहले मुख्यमंत्री ने भी कुछ संकेत किया, योगी आदित्यनाथ जी ने, फिर उसके बाद जो डीआईजी हैं उन्होंने भी संकेत किया, और अब संसद में इस मामले पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है रविशंकर प्रसाद जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता, सांसद। उन्होंने इस भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये राज खुला कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तो कई लोगों के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान है कि दुखी सनातनियों को और दुखी कर सकता है जो जया बच्चन जी का बयान है, जो सनातन परंपरा के फॉलोअर्स को क्या दुखी भी कर सकता है। ये जानने के लिए पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर हम डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। 28 जनवरी 2025 की शाम प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए बेहद खास थी। करीब 7 करोड़ लोगों के कदम प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई जानी थी। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। भारत सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का रिकॉर्ड बनाने जा रहा था। जैसे जैसे रात घिर रही थी, उत्साह और भीड़ बढ़ती जा रही थी। अखाड़ों ने भी त्रिवेणी की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली थी ताकि ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र डुबकी लगा सकें। तभी रात करीब 1:30 बजे मेला स्थल में आवाजें गूंजने लगी, घाट खाली करें, जल्दी घाट खाली करें। एम्बुलेंस के सायरन भी गूंजने लगे। तड़के ये खबर आई कि संगम नोज पर भगदड़ मची है। अखाड़ों ने अपना राजसी स्नान रद्द कर दिया। महाकुंभ के उत्साह में खलल पड़ा। शाम को सरकार का आधिकारिक बयान आया, भगदड़ में 30 लोग मारे गए। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची हो, लेकिन ये महाकुंभ कुछ खास है तो भगदड़ का दर्द भी ज्यादा है। लिहाजा अध्यात्म के क्षेत्र में राजनीति भी शुरू हो गई। तरह तरह के बयानों के बीच सोमवार को संसद में रविशंकर प्रसाद ने कहा, भगदड़ एक साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भगदड़ के दौरान कई संदिग्ध कैमरों में देखे गए हैं। खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है
और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इधर विपक्ष भगदड़ को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में आ चुका है। संसद में ही जया भादुड़ी भी कुछ आपत्तिजनक बातें कह गई। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे अरेंजमेंट्स किया, अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज, नॉट फॉर आम आदमी। इस भगदड़ ने कहीं न कहीं सनातन के इस महाआयोजन के उत्साह को कम किया है, लेकिन सनातन की धारा लगातार बह रही है और अब तक 35 करोड़ लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। इधर सनातन के साथ साथ सियासत की डुबकियां भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो ये आपने रिपोर्ट देखी और मान हमारे साथ हैं, उनकी तरफ रुख कर लीजिए। मेरे साथ हैं इस समय अमित चौधरी हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। देवकीनंदन मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, सहज, सरल और अपनी बात कहने वाले, खुलकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने संभाला है, वो हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन, उनका भी स्वागत करता हूं। अमित, सबसे पहली टिप्पणी आपकी लेकर आगे बढ़ेंगे। सदन में आज ये कहकर एक तरह से एक राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी है रविशंकर प्रसाद जी की, अगर हम बात करें कि इसमें साजिश है और ये साजिश जब बेनकाब होगी तो कई लोगों के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे। यानी बहुत साफ तौर पर उनका इशारा है कि इसको कहीं ना कहीं ट्रिगर किया गया है, इसको कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। जया भादुड़ी जी की टिप्पणी इसके बिल्कुल खिलाफ है, मुखालिफत करती नजर आई है। कैसे आप देखते हैं संसद के माहौल को और इस टिप्पणी को? जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि अब ये मामला जो है उत्तर प्रदेश या विपक्ष तक ही नहीं रह गया है, ये मामला अभी बजट सत्र चल रहा है। बिल्कुल 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 जी, उत्तर प्रदेश तक ही यह मामला नहीं रह गया है और विपक्ष तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब ये मामला जो है अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में तमाम विपक्ष एकजुट होकर चाह रही थी कि इस पर बहस हो और इस पर चर्चा हो। हालांकि बैकआउट भी किया लोकसभा राज्यसभा का विपक्ष है, लेकिन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया है, इसके बाद जो है ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसमें से कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है और जैसे ही ये जांच खत्म होगा और नाम सामने आएगी तो कई लोगों के चेहरे जो है वो शर्म से झुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर क्वेश्चन मार्क जो है वो षड्यंत्र के ऊपर है कि कहीं ना कहीं प्लान करके ये तमाम चीजें किया गया है। लेकिन इसके बाद जया बच्चन का बयान सामने आया। जया बच्चन ने कहा कि देखिए जो हजारों की तादाद में मरे हैं, जया बच्चन ही नहीं जबकि एक सपा की सांसद उन्होंने भी कहा कि देखिए हजारों की तादाद में वहां पर लोग मरे हैं। आंकड़ा यूपी सरकार जो है वो छुपा रही है और आंकड़ा तो दूसरी बात है, जो बॉडी है वो भी नहीं दिया जा रहा है। कई बॉडी तो डाल दिया गया, क्या कहते हैं, कुंभ में डाल दिया गया है, पानी में डाल दिया गया है, वहां पर संगम में डाल दिया गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जो परिवारजन है उनका क्या, उनके जो हस्बैंड है या पापा है या मम्मी है जिनके साथ हो गए थे वो कई दिन से लापता रहे, ना उसके बारे में कोई सूचना यूपी सरकार दे रही है या वो उनका डेथ हो चुका है या लापता है, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मामला बातें हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, लेकिन अभी और मेहमानों की तरफ जल्दी से मैं रुख कर लेता हूं। देवकीनंदन मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनकी तरफ रुख करता हूं। मिश्रा जी, किस तरह आप देखते हैं, एक बहुत ही गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये साजिश से पर्दा हटेगा तो चेहरे शर्म से झुक जाएंगे, यानी ये इशारा कहीं किसी राजनीतिक दल
या प्रतिद्वंदी दल की तरफ है, कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये इशारा नहीं किया कि इसके पीछे सीमा पार की जो ताकतें हैं वो जिम्मेदार हैं या इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र जिम्मेदार है। जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? बहुत गंभीर बयान है और एक गंभीर राजनेता, संजीदा राजनेता की तरफ से आया। जी शरद जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि रविशंकर प्रसाद न तो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं और न ही वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद को कैसे पता चला कि ये एक साजिश है और ये साजिश किन लोगों ने रची, और उनको ये कैसे पता चला कि जो लोग साजिश में शामिल थे अगर उनका नाम उजागर हो जाएगा तो वह लोग शर्मसार हो जाएंगे? ये रविशंकर प्रसाद को कहां से इल्हाम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रविशंकर प्रसाद को अगर ये इल्हाम हुआ है तो उन्होंने इसके पहले देवकीनंदन जी कुछ संकेत किए थे। डीआईजी जो हैं चंद्रा साहब, उन्होंने चंद्र साहब या चंद्रा साहब, मैं एग्जैक्ट नाम उनका नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, उन्होंने पहले ये संकेत दिए थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसी आशंका है। जी नहीं, वो हम बता रहे हैं आपको। जब कुंभ शुरू हुआ था, कुंभ शुरू होने से पहले जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है पन्नू, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता रहता है, वो पन्नू ने इस तरह की एक धमकी दी थी कि हम कुंभ में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ये सवाल करने का नहीं है, कोई वहां बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, वहां पे भगदड़ हुई है और भगदड़ प्रशासन की लापरवाही से हुई है, संगम नोच पर हुई है। संगम पर आप जानते हैं कि किसी मॉल में आने और जाने, एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग अलग होता है। देवकीनंदन जी, मैं लौटता हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। जी नहीं, मैं यही कह रहा था कि पन्नू ने इस तरह की धमकी दी थी, हो सकता है उनकी तरफ इशारा हो। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि जो लोग भी वहां पर मरे हैं, कोई भी मरा हो, सबसे पहले तो उसका जो ये आरोप लग रहे हैं डेटा जारी नहीं हो रहा है, उसका डेटा जारी होना चाहिए और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए जो नहीं की जा रही है। और आज भी वहां पर प्रयागराज में और पूरे उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी लोग अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उन तक अगर ये बात नहीं पहुंच पाएगी, पहले तो उसका खुलासा होना चाहिए। चलिए कितने लोगों की जान गई है। तो देवकीनंदन मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि पहले क्या वास्तविक आंकड़ा है जी, वो जारी होना चाहिए और संवेदना व्यक्त होनी चाहिए। वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं देवकीनंदन मिश्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, कि आखिर रविशंकर प्रसाद जी जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि सीनियर लीडर हैं, संजीदा राजनेता हैं, एडवोकेट हैं, उनकी बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये बयान उन्हीं की तरफ से क्यों सामने आया, उत्तर प्रदेश के किसी भाजपा सांसद या किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से सामने क्यों नहीं आया, ये भी सवाल है। रविंद्र पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, पूरा दायित्व गंभीरता से संभाल रहे हैं, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आपने सुनी वरिष्ठ पत्रकार जो लखनऊ से हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि पहले मृतकों की वास्तविक संख्या क्या स्थिति है वो आंकड़ा जारी हो और जो लोग पीड़ित हैं उनके प्रति संवेदना के साथ यथासंभव जो मदद हो वो जारी की जाए। और वो इस बयान को जो रविशंकर जी कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की साजिश की आशंका, इसको वो बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं रविंद्र पुरी जी? जी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद जी। मैं कहना चाहूंगा जो रविशंकर जी ने कहा है सच कहा है जी। हमने भी यहाँ देखा है, जब मेले की शुरुआत हुई थी तभी से हमें टारगेट किया जा रहा था कि मेला कैसे खराब हो, और हमने स्वयं देखा है और पूरा भारत जानता है। पन्नू ने भी धमकी दी थी जी। इसके पश्चात जितने भी हमारे सनातन विरोधी है, कोई नहीं चाहता था हमारा मेला सही ढंग से संपन्न हो जाए। और कुछ क्लिप ऐसे भी मिले हैं, लोगों का कहना है, कई माताओं बहनों का कहना है कि कुछ कच्छाधारी भीड़ में आ जाते हैं, माताओं बहनों से धक्का मुक्की करते हैं, धक्का मुक्की होते ही लोग गिरने लगते हैं और ये जो भगदड़ मची यही
मेन कारण है। और आपने देखा होगा आप बहुत जब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भीड़- रविंद्र पुरी जी महाराज, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि ऐसा फीडबैक आपके पास आया था कि कुछ कच्छाधारी भीड़ में आते थे और धक्का मुक्की करते थे। क्या आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है? बिल्कुल, हमारे पास जो है ऐसे भी वो आए हुए हैं, जी। वीडियो आए हैं कि माताओं का कहना है कि कुछ लोग आते हैं कच्छाधारी, 7-8 लोग आए, उन्होंने माताओं से धक्का मुक्की की और पीछे से भीड़ आ रहा था। धक्का मुक्की होने के कारण वो हमारी माँ पहले नीचे गिर गई, लोग पीछे आ गए, उनके ऊपर लात पांव रखते गए और ये भगदड़ आगे आगे मचने लग गई है। तो कहने का कारण है हमें इसकी जांच सही दिशा में जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन व्यक्ति थे, भगदड़ कैसे मची, ये सब जांच का विषय है। आपने क्या कुछ और भी कुछ संदेहास्पद गतिविधियां देखी हैं कुंभ में, जो साधु संतों से कुछ फीडबैक आपके पास आया हो, ऐसा भी कुछ आपने देखा क्या? देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा जब घर में कोई सुंदर सा बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नजर भी लगती है, उनको हम काला टीका लगाते हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि जो सनातन विरोधी हमारे खिलाफ थे, उनकी जो गिद्ध की दृष्टि है, जो कुदृष्टि है, वो भी हमारे जो महाकुंभ का पर्व है इसको लगी, इसीलिए ये सब हो गया। तो दो बातें कह रहे हैं रविंद्र पुरी जी महाराज। एक तो उनका कहना है कि कुछ संदेही गतिविधियां रखने वाले लोग, ऐसा आरोप है उनका, गंभीर आरोप है और बड़ा आरोप है उनका। रविशंकर प्रसाद जी से मैं कहूंगा कि और आगे उन्होंने ये बयान देकर और गंभीर आरोप लगाया कि कुछ लोग नज़र आते थे जो धक्का मुक्की करते थे, और उनका कहना है जांच हो ही रही है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि नज़र भी लगी है, जो एक मान्यता परंपरा से आती है कि कुछ नज़र भी लगी है। चलिए, ये एक सन्यासी, एक साधु का कथन है, तो उसको उस नज़रिए से भी देखिएगा। भूपेन जी, आप किस तरह देखते हैं किस पूरे मामले को लेकर, और क्या टिप्पणी है आपकी कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजनों में जब भी जो है वो गलत फुट पर पकड़े जाते हैं और उनके जो है कारगुजारियाँ उजागर होने लगती हैं, नज़र नीची होने का समय आता है, तब उनको जो है षड्यंत्र हमेशा दिखने लगता है। बालासोर में ट्रेन की दुर्घटना हुई, उसमें भी उनने जो है यही पूरे देश भर से हुआ करके शोर मचाया था कि साहब जो है विदेशी षड्यंत्र। और उसके बाद क्या हुआ, एक जो है 33 श्रेणी के कर्मचारी को सस्पेंड करके निजात पा लिया। ये जो सारी जो कहानियां हैं भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में जो है एक एक जनता देश की देख चुकी है। अभी जो आदरणीय पत्रकार महोदय बात कर रहे थे और जो महाराज जी बात कर रहे थे, क्या उनके दृष्टि में ये चीज़ नहीं है कि सरेआम जो है एक अधिकारी अनाउंस कर रहा था कि भगदड़ मचेगी, खड़े हो जाइए, जाग जाइए, उठ जाइए। ये कौन व्यक्ति था? ये क्या पाकिस्तान से आया था, या उसको किसने कहा था कि तुम इस तरह की अनाउंसमेंट करके जनता को उकसाइए आप भगदड़ करने के लिए? उनको एडवांस में पता था कि भगदड़ होने वाली है। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, ना जो है हमारे रवि प्रसाद जी कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी? ये कौन अधिकारी था? वो तो एक वरिष्ठ अधिकारी था जो बाकायदा माइक लेके अनाउंस कर रहा था। उस अधिकारी की जिम्मे उससे पूछताछ भी हुई है क्या अभी तक? और जो लोग खोया पाया में जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उनकी जानकारी सरकार देने में कोताही क्यों कर रही है? क्या लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है? क्या लोगों को अपने प्रियजनों से वापस मिलने का अधिकार नहीं है? इसमें हम षड्यंत्र ढूंढने लगेंगे बजाय उनके प्रति संवेदना होने के, बजाय उनके प्रति सहानुभूति रखने के। ये सिस्टम और ये जो है इसकी आज़ादी तो हमारा धर्म नहीं देता है कि हम किसी की बॉडी को कुचलें। वहाँ तक तो ठीक है, संवेदनाओं को कुचल दें। सोते हुए लोग कुचले गए हैं, ये सबको पता है। और ये सोते हुए लोग कैसे कुचले गए? आप तो कह रहे हैं धक्का मुक्की का तो सवाल बाद में। और तीसरी जो प्रमुख एंगल है जिस पर मैं जो है बातचीत करना चाहता हूँ कि जो प्रांगण था उसमें जितने ये टेंट तंबू लगाए गए थे, ये ज़्यादातर गुजरात के व्यापारियों के टेंट तंबू हैं, जिसमें जो है बड़ी बड़ी सुविधाएं थी। वहाँ पर बिस्तर थे, एक 1.5 AC लगे हुए थे, एक 1.5 लाख रुपया पर डे में उनकी बुकिंग की गई थी। इस गारंटी के साथ बुकिंग की गई थी कि जो उसमें ठहरेगा उनको जो है मुहूर्त के इस जगह पर ही उनको डिप कराया जाएगा। क्या जो है उनके लिए जगह खाली की गई?
इसकी भी जांच राजपाल होनी जी, चाहिए। राजपाल जी, जवाब लाखों दीजिए। करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है जो टेंट जी तंबुओं जी, के नाम लेकिन पर, उन मेरा व्यापारियों की इसमें मेरा क्या एक साझेदारी आग्रह थी, है इसकी भी जांच होनी सारे चाहिए। सारे प्रतिभागियों से, डिबेट में जो हिस्सा ले रहे हैं, कृपया इसको किसी सनसनीखेज खबर के जैसा मत लीजिए। एक बहुत संवेदनशील विषय है और इस संवेदनशील विषय को जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, और हम एक लोकतंत्र हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए, और जो पीड़ा में है, जिन लोगों की डेथ हुई है, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, लेकिन अगर जिनको आप ये दावा है या ये आरोप है कि छिपाया जा रहा है, तो वो छिपाया नहीं जा सकता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संभव ही नहीं है कि ये चीज़ छिपा ली जाए कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो और आप उसको छिपाकर मुस्कुराते रहें, ये संभव नहीं है। बहरहाल राजपाल जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, 28-29 जनवरी के दिन खास दिन था प्रयागराज के लिए, जो दुखद हो गया उस हादसे के बाद। बहुत दुखपूर्ण घटना है, पूरे देश में शोक है। हम मृतकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सहानुभूति रखते हैं। सरकार भी रख रही है, जुडिशरी जांच चल रही है। जांच के बाद में वास्तविक स्थिति या परिस्थितियां सामने आएगी, सारी बातें देश की जनता के समक्ष आएगी, समय समय पे आएगी। समय पे ही अगर कोई बात की डिलीवरी होती है तो वो ठीक होती है। मैं रविशंकर प्रसाद जी की बात को भी आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि एक आशंका उन्होंने व्यक्त करने का काम किया है। डीआईजी प्रयागराज ने भी अपने बयान में आशंका व्यक्त करी थी कि धमकियां इत्यादि मिल रही है इससे आयोजन को बिगाड़ने को लेकर, और इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही है देश में, और इतिहास में भी उठा के देखें तो सनातन के जब भी पर्व होते हैं तो इस प्रकार की ताकतें जो सनातन के विरोध में होती है, ऐसे अनुष्ठानों के विरोध में होती है, वे लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, करते आए हैं, विफल भी होते हैं, कभी कभी आंशिक रूप से सफल भी हो जाते हैं इस प्रकार के लोग। आप देखेंगे जब ये हादसा हुआ था और हादसे के बाद में विभिन्न टीवी चैनल्स हादसे में और या वहाँ पे जो जनता थी उनके फुटेज बताने का काम कर रहे थे, लोगों के बयान भी ले रहे थे। तो भगदड़ का एक कारण अफवाह का भी कोई बताता हुआ मैंने सुना था किसी चैनल के ऊपर कि वो बता रहे थे कि अफवाहें चल। ऐसे समय में अफवाह के माध्यम से भी भगदड़ मचने की संभावना होती है। आपको मालूम होगा, शरद जी, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में रतनगढ़ में एक हादसा हुआ था। उस हादसे का कारण ही ये था कि पुल पे करंट ऐसा करके हादसा चल गया, एक वो चल गई थी अफवाह और भगदड़ हो गई थी। तो इसमें भी कोई बम किया, इस प्रकार की अफवाह की बात भी सुनने को किसी चैनल पर आई। चलिए, मैं लौटता हूँ कर आपकी तरफ। सिसोदिया साहब, आपने गंभीर बिंदु उठाया है, जिसमें भगदड़ मची और जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई, उसको लेकर सरगर्मी। इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया इस मसले पर, और उनकी मांग थी कि इस विषय पर जो भगदड़ हुई और जिसमें डेथ हुई, स्टैम्पिड जो हुआ वहाँ, उस पर सदन में चर्चा कराई जाए। हाउस ऑफ वेल में भी आए विपक्षी सदस्य, नारेबाजी भी हुई, और उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी का ये स्टेटमेंट सामने आता है। एक ट्वीट भी उन्होंने किया हुआ है, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इसकी जांच चल रही है, एक्स पर जो उन्होंने अपनी बात कही है। और इसी बीच हमें ये स्मेल, हमें कहीं ना कहीं हमें ये भी एक प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे मामले में कोई साजिश है, और ये साजिश जब जांच के बाद बेनकाब होगी। लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं, कानूनविद हैं रविशंकर प्रसाद, तो क्या कुछ उन्होंने जांच से ही अपेरेंटली ये निकाले हैं फैक्ट, कुछ उनको प्राइमा फेसी कुछ पता चला है क्या, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये मसला काफ़ी बड़ा हो गया है। राजपाल सिंह सिसोदिया, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें, फिर मैं अन्य मेहमानों की तरफ भी जल्दी से चलकर एक राउंड लूंगा तेजी से। जी सिसोदिया साहब। कि इस प्रकार की अफवाह भी हो सकती है, आशंकाओं से हम जो है मुंह नहीं मोड़ सकते। आशंकाएं तो तमाम तरह की है, और जुडिशरी जांच इसीलिए बैठी है। जुडिशरी जांच के दौरान किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा टिप्पणी करना भी मैं समझता हूँ कि उस जांच की लिए सही नहीं होगा। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हर पहलू पे जांच होगी और निश्चित तौर पर दोषी सामने आएंगे। जो भी लापरवाही है वो सामने आएगी, लापरवाह भी सामने आएंगे, और दोषियों को दंडित भी करने का काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व की वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार है। निश्चित तौर पर इस घटना की तह तक जाकर अगर साजिश भी हुई है तो साजिश में जो राजदार है वो भी बेनकाब होने का काम होंगे और सजा तक पहुंचेंगे, ये विश्वास है। चलिए, लखनऊ से देवकी नंदन मिश्र जी हमारे साथ हैं। देवकी नंदन जी, जिस तरह की बातें आपने सुनी, रविंद्र पुरी जी को भी आपने सुना, क्या थोड़ी टाइमिंग इसकी जल्दी हो गई? क्योंकि जांच जब चल रही है, बेहतर होता कि जांच कमेटी की तरफ से इस तरह का कोई संकेत सामने आता
तो दैट शुड बी मोर क्रेडिबल, वो होता ही ज़्यादा विश्वसनीय और होना ही चाहिए उसको। क्या इसमें कुछ जल्दबाजी हो गई, ऐसा भी लगता है आपको? नहीं, इट इज करेक्ट शरद जी। दरअसल है क्या, रविंद्र पुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, पूरा अखाड़ा परिषद जो है, जितने अखाड़े के लोग हैं, चाहे वो अखाड़े के महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो, ये सब केवल पैसे के लिए काम करते हैं। अभी आपको पता होगा कि एक ममता कुलकर्णी को इन लोगों ने महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। कैसे दे दिया? और फिर उनको हटाना पड़ा। जब उसकी आलोचना हुई सोशल मीडिया पर, इसको आलोचना होने लगी, तो उनको हटाना पड़ा। देखिए क्या है, घटना अगर कोई साजिश थी, आज 6वां दिन है इस घटना का, 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों के भीतर क्या किसी पुलिस वाले को ये नहीं पता चला कि घटना में कोई साजिश की भी आशंका है? पुलिस वाले ये बात अगर वहां के डीआईजी की तरफ से आई होती, एसएसपी की तरफ से आई होती, आईजी की तरफ से आई थी, डीजीपी की तरफ से आई होती, प्रमुख सचिव गृह की तरफ से आई होती, तो बात मायने वाली होती। लेकिन रविशंकर प्रसाद को कहां से इल्हाम हो गया? रविशंकर प्रसाद क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या डीजीपी उनको रिपोर्ट करते हैं क्या प्रमुख सचिव गृह उनको रिपोर्ट करते हैं? उनको उन्होंने बता दिया कि आप संसद में बोल दीजिए और हम नहीं बोलेंगे? ये सब फालतू की बातें हैं। सबसे पहला ये, और रविंद्र पुरी जी जो कह रहे थे कि सनातनियों का अपमान हो रहा है, रविंद्र पुरी जी, सबसे पहले तो मैं अब चूंकि आप हैं नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जो मरे वो सनातनी नहीं थे? आप सनातन के ठेकेदार बन गए हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन करके? सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि जो मरा वो सनातनी है कि नहीं है, वो हिंदू है कि नहीं है। ये हिंदुओं का मेला है। ये 17वीं शताब्दी से कुंभ भारत में लग रहा है, 17वीं शताब्दी से लग रहा, और 17वीं शताब्दी से लग रहा है, और हमेशा से इस कुंभ में लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और कभी कभी घटनाएं भी हुई है। ये घटना भी हुई, इसको घटना की तरह लिया जाना चाहिए, इसे दुर्घटना की तरह लिया जाना चाहिए। जहां कहीं भी भीड़ जमा होती है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। चाहे आप जितना इंतजाम कर लें, चाहे जितना पुख्ता इंतजाम कर लें, दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। वो जो कमिश्नर थे विजय विश्वास पंत, जब घटना घटी है उससे 1 घंटे पहले वो माइक लेकर के लोगों से कह रहे थे कि भगदड़ हो सकती है जी। वो सच कह रहे थे। जहां कहीं भी एक जगह जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो भगदड़ की आशंका बनी रहती है। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता साहब हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अफवाह पर हमेशा ये सब होता है। जहां भीड़ होती है वहां अफवाह भी फैलती रहती है। हो सकता है किसी ने अफवाह फैला दी हो। वैसे वहां जो घटना का कारण मेरी जो जानकारी में है वो ये है कि संगम नोच की जो घटना हुई है, वहां भीड़ का दबाव ज्यादा हुआ, लोग सो रहे थे, और इस वहां आने और जाने का एक ही रास्ता था। जी, जो ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं कि कहीं भी जहां पर भीड़ हो, एक बात मैं आग्रह जरूर करूंगा देवकी नंदन जी, एक आग्रह मैं जरूर करूंगा, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं कि कोई भी हमारा कथन ऐसा, जैसे आपने एक टिप्पणी कर दी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, कि सारे धर्म के जितने भी प्रमुख प्रतिनिधि हैं ये सब पैसे लेकर आगे बढ़े हैं। कोई तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे का लेन देन नहीं होता होगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा जी, मैंने कहा जो अखाड़ा परिषद है पैसे लेकर के लोगों को ये सारी चीजें जब तक हमारे पास, मुझे लगता है कि मैं प्रमाण दे दूंगा इसके, नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। और ये स्टेटमेंट जो एकदम से एक कंक्लूजन की तरफ इशारा करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम हिंदू हैं, देश के अखाड़ा परिषद एक अलग संस्था है, वो लोग संत हैं, कैसे लोग हैं वो सबको पता है, हम उसमें बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन जो हिंदुओं की ठेकेदारी लेने की बात होती है, ये बहुत गलत बात होती है। चाहे वो अखाड़ा परिषद ले रहा हो, हिंदुओं की अगर ठेकेदारी किसी को लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 शंकराचार्य ले सकते हैं। केवल हमारे जो 4 सवाल तो उन पर भी उठते हैं, वो हिंदुओं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां हम इस बहस की तरफ जाएंगे कि हमारा सनातन कैसा, सनातन का स्वरूप कैसा, ये बहुत अच्छी बात है कि सनातन खुद अलाउ करता है कि ईश्वर से भी शास्त्रार्थ करो, अपने धर्माचार्यों पर भी उंगली उठाओ। यही है कि आज आप और हम बहुत खुलकर इस विषय पर इस तरह से भी बात कर रहे हैं।
मैं नहीं कहता बाकी रिलीजन से मुझे तुलना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम थोड़ा संयम इसको लेकर बरतें कि इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अफवाह वाली बात से आपकी और सिसोदिया साहब की मैं सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से पुष्पक एक्सप्रेस की घटना कुंभ के चलते ही हुई थी, सामने आई थी, और ये बात सामने आई थी कि सिर्फ एक आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई से लोग एक नैरो पैसेज पर उतर गए और 13 लोगों की दूसरी तरफ से कर्नाटका एक्सप्रेस जो आ रही थी कट के मृत्यु हो गई। तो जहां भीड़ वहां अफवाह, ये बहुत बड़ी चुनौती बनती है। भूपेंद्र जी, एक कंक्लूडिंग छोटा सा रिमार्क आपका। ये बातचीत है, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि शासन और प्रशासन का एक व्यक्ति जब खुल के अनाउंसमेंट एडवांस में कह रहा है कि भगदड़ होने वाली है, उस व्यक्ति से कोई सवाल जवाब ही नहीं कर रहा है, ना पूछ रहा है। उसका सवाल जवाब सामने होना चाहिए। कोई जांच अगर इस दिशा में बढ़ रही है तो पहला व्यक्ति तो वही होना चाहिए जिसने जो है 1 घंटे पहले कहा कि साहब भगदड़ हो, जाग जाओ, जाग जाओ। जो जागत है वो सोवत है, और जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। वो कौन व्यक्ति था? वो तो अधिकारी था। और ये जो है, ये मैं जो जिस एंगल पर बात कर रहा हूँ वो उसकी भी, उसको जांच में उसको विषय को भी लेना चाहिए। क्या जो बड़े बड़े व्यापारी आके जिन्होंने टेंट लगाए थे लाखों रुपए में और गारंटियाँ दी थी जो है डिप करवाने की, क्या उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भी ये सब अव्यवस्था क्रिएट हुई है? और इसकी बात होना चाहिए। सनातन की हम चर्चा करते हैं और इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि अब नेताओं के अभिषेक होने लग गए हैं इसी सनातन परंपरा का, कि परंपरा के लिए हम दूषित कर रहे हैं कि हम उसको जो है उच्च स्थान पर ले जा रहे हैं। ये सवाल हर सनातनी को करना चाहिए और करना पड़ेगा। आज कैसे हम इस परिस्थिति में पहुंच रहे हैं? सिसोदिया साहब, एक क्विक कमेंट आपका। जी, निश्चित तौर पर घटना दुखद है। घटना की जुडिशरी जांच हो रही है, जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे। अफवाह से इस प्रकार की घटनाओं को होने का प्रामाणिक कई तरह के इस प्रकार की तथ्य है, पिछली घटनाएं हैं। और जो रविशंकर प्रसाद जी ने सदन में बात कही है कि इसमें कुछ आशंका है, तो उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। उस प्रकार की एंगल पर भी जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। अगर ऐसे कोई तथ्य है तो उनको सामने लाकर समाज के सामने लाना चाहिए, दोषियों को दंडित करना चाहिए। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, 1954 में मौनी अमावस्या के दिन, वो भी मौनी अमावस्या का दिन था प्रयागराज में, तब आप ये कह सकते हैं कि हम क्राउड मैनेजमेंट में दक्ष नहीं थे। करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। हरिद्वार में 86 में हुए कुंभ में करीब करीब 50 लोगों की मौत हुई थी, और माना यह गया कि कुछ प्रभावशाली राजनेता स्नान करने पहुंच गए और उससे भीड़ को रोका गया और भीड़ बेकाबू हुई। तो मोटे तौर पर जो हादसे भीड़ की मौजूदगी में होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम की खामी की तरफ तो इशारा करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया, लेकिन उसमें कहीं कोई चुनौती बनती है। ये बेहतर तरीका है कि जो भी जांच आयोग, इसमें लीगल न्यायिक जांच आयोग बना है, वो उसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी शामिल हों जो क्राउड मैनेजमेंट के बेहतर सुझाव भी दें हमको। क्या आज जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या हम ये नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति का पंजीयन हो, हर व्यक्ति ये जानकारी दे कि उसके साथ 65 से 80 वर्ष के बुजुर्ग माता पिता या बुजुर्गवार आ रहे हैं क्या, और अगर ये आ रहे हैं तो इनकी ऐसी पर्ची क्यों नहीं कटती कि इन्हें वहाँ रात सोने की आवश्यकता ना हो। इनको प्रशासन के एक सदस्य और परिवार के एक व्यक्ति की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर स्नान कराकर एग्जिट दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए। क्या ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, या हमारी जो वीआईपी स्नान की एक परंपरा है कि अचानक कुछ लोग आ जाते हैं पत्नी और बच्चों के साथ स्नान करने और कुछ देर के लिए व्यवस्थाएं चरमराती हैं, क्या हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं? ये कई सवाल हैं जो पीछे छूटे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम 90 करोड़ लोगों का चुनाव अच्छे से करा लेते हैं तो हम 30, 40, 50 करोड़ का ये मैनेजमेंट भी अच्छे से। 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको बताता हूं। नहीं सर, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, माफ कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। अब मेरे पास समय की बहुत कमी है, मैं कुछ एक्सीड ही कर गया हूं, नहीं तो जरूर आपसे बात करता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, तो बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।